हेलो गाइस, माय नेम इज़ निशा सैनी एंड वेलकम टू लिटरेरी हार्ट। सो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको जेफरी चौसर की लिखी हुई एक पोएम है जिसका नाम है द हाउस ऑफ फेम। ये पोएम मैं आपको इस वीडियो में कवर कराऊंगी। इससे पहले की जो वीडियो है उसमें मैंने जेफरी चौसर की एक बुक थी जिसका नाम था द बुक ऑफ द डचेस, वो आपको कंप्लीट कराई थी। बुक ऑफ द डचेस थी वो जो जेफरी चौसर की लिखी हुई फर्स्ट पोएम थी, और ये जो पोएम है द हाउस ऑफ फेम, ये जेफरी चौसर की लिखी हुई सेकंड पोएम है, मोस्ट प्रोबेबली सेकंड पोएम है जो कि फेमस है। बीच में छोटी मोटी पोएम्स में भी उन्होंने लिखी होंगी, बट ये फेमस वाली जो पोएम है वो यही है। आगे भी जितने वर्क्स हैं उनके ऊपर मैं आपकी वीडियोस लेके आऊँगी। पहले वाला वर्क था वो भी मैंने डिटेल में कराया था, और ये पोएम भी मैं ट्राई करूँगी कि मैं डिटेल में अच्छे से इसकी समरी को एक्सप्लेन कर सकूँ। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं। रिटन बिटवीन 1374 टू 1385, ये जो पोएम है इसका एक एग्जैक्ट टाइम पीरियड हमें नहीं पता। इतना पता है कि ये जो पोएम है वह 1374 से लेकर 1385 के बीच में ये पोएम लिखी गई है। आगे क्या है कि मोस्ट लाइकली रिटन आफ्टर द बुक ऑफ द डचेस बट इट्स क्रोनोलॉजिकल रिलेशन इज अनसर्टेन। ऐसा माना जाता है कि मोस्ट प्रोबेबली ये जो बुक है वो द बुक ऑफ द डचेस के बाद लिखी थी, बट इसका एग्जैक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वह अभी सर्टेन नहीं है, वो अभी निश्चित नहीं है। बट ऐसा माना जाता है कि बुक ऑफ द डचेस के बाद जो सेकेंड बुक जेफरी चौसर ने लिखी थी वो द हाउस ऑफ फेम लिखी थी। आगे है द पोएम इज़ रिटन इन मोर देन 2005 लाइन्स, कि ये जो पोएम है ये कितनी लाइन्स में लिखी गई थी? 2005 से भी ज़्यादा लाइन्स में इस पोएम को लिखा गया है। एंड डिवाइडेड इन 3 बुक्स, और ये बात हम आपने याद रखनी है कि ये जो बुक है द हाउस ऑफ फेम, इसको 3 बुक्स में डिवाइड किया गया है, इसको 3 बुक्स में लिखा गया है। 3 अलग अलग बुक्स थी जिनमें कि ये पोएम को लिखा गया है, और उनको एक टाइटल दिया गया द हाउस ऑफ फेम। सो एक चीज़ और आपने ध्यान रखनी है कि ये जो पोएम है इसकी फर्स्ट बुक कंप्लीट है, सेकंड बुक कंप्लीट है, बट जो थर्ड बुक है वो इनकम्प्लीट है। जो थर्ड बुक है वो अभी ख़त्म नहीं हुई थी, वो अनकम्प्लीट है। सो आगे हम मूव करते हैं कि रिटन इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम विज़न, कि ये जो पोएम है यह ड्रीम विज़न में लिखी गई थी, और ये ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखी है। इस जो पोएम की अगर हम फॉर्म की बात करें तो वो कौन सी है? ड्रीम विज़न है, और इसका मीटर क्या है? ऑक्टोसिलेबिक कपलेट, और इसको ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखा गया है। यहाँ पर एक बात और नोट करने वाली है, जिससे पहले वाली पोएम थी द बुक ऑफ द डचेस, वो भी एक ड्रीम विज़न थी, और उसको भी ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में ही लिखा गया था। इससे पहले की जो पोएम थी वो भी ड्रीम विज़न थी, और उसको भी ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखा गया था। ये बात आपने ध्यान रखनी है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, कभी कभी क्वेश्चंस में आपसे फॉर्म ही पूछ ली जाती है कि ये कौन सी फॉर्म में लिखी गई है या कौन से मीटर में लिखी गई है। सो ये इस पोएम की जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, जो आउटर इन्फॉर्मेशन थी, वो मैंने आपको बताई। अब हम इसकी समरी शुरू करते हैं। जो बुक 1 है, बुक 1 के बारे में क्या लिखा हुआ है कि आफ्टर द प्रोलॉग ऑन ड्रीम्स एंड द इन्वोकेशन ऑफ द गॉड ऑफ स्लीप, सबसे पहले ये जो पोएम है इसका प्रोलॉग लिखा गया था। प्रोलॉग में क्या था? जो नरेटर थे, जो ड्रीमर थे, उसको काफ़ी सारे ड्रीम्स आते हैं, और वो गॉडेस को, वो गॉड को इन्वोक करता है। किसको? कौन से गॉड को इन्वोक करता है? गॉड ऑफ स्लीप को वो इन्वोक करता है। जैसे कि पहले की जो पोएम्स थी उनमें एक परंपरा होती थी कि कोई भी वर्क शुरू करने से पहले वो म्यूजिस को इन्वोक करते थे, म्यूजिस को बुलाते थे। तो इसी तरह इस पोएम के स्टार्टिंग में भी, प्रोलॉग में भी गॉड ऑफ स्लीप को इन्वोक किया गया है। आगे क्या है? द पोएट फेल asleep and dreamed that he was in a temple of glass। सो अब यहाँ से फर्स्ट बुक शुरू होती है। फर्स्ट बुक कहाँ से शुरू होती है? जब फर्स्ट बुक शुरू होगी तो उसके स्टार्टिंग में ही जो पोएट है उसे नींद आ जाती है, और वो अपने सपने में देखता है कि वह ग्लास से, शीशे से बने हुए एक मंदिर में है। और ये जो मंदिर है, ये जो टेम्पल है, डेडिकेटेड टू द गॉडेस वीनस, और ये जो मंदिर है ये किन का मंदिर है? भगवान वीनस का, गॉडेस वीनस का ये मंदिर है, गॉडेस वीनस का ये टेम्पल है।
ये चीज़ आपने याद रखनी है। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि जो टेम्पल पोएट के ड्रीम में आया था वो किसका था। सो आपको पता होना चाहिए वो गॉडेस वीनस का था। आगे क्या है कि इन टेम्पल ही सो डिपिक्टेड Aeneas and Dido and finds inscriptions that depict the story of Virgil's Aeneid। मतलब क्या है कि जब वो मंदिर में देखता है, उस टेम्पल में देखता है, तो वहाँ पर वो किसका वर्णन देखता है, इनियस और डाइडो का वर्णन वहाँ पर दिखता है। उनको वहाँ पर इंस्क्राइब किया गया है, उनके बारे में वहाँ पर बताया गया है, लिखा गया है एक जगह पर। अगर हम बात करें इनियस और डोइडा एक लव स्टोरी है। ये दो एक कपल है जिनकी लव स्टोरी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी। इस बुक में उस लव स्टोरी को भी एक्सप्लेन किया गया है। सो टेम्पल में इनियस और डाइडा का एक्सप्लेशन ओथे डिस्क्रिप्शन मिलता है। एंड फाइंड इंक्रिप्शंस दैट डिपिक्ट द स्टोरी ऑफ विर्जिल्स एनीड। और वहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, काफ़ी सारे ऐसे लेख मिलते हैं जिनमें कि विर्जिल की लिखी हुई जो बुक है अनियड, उसका डिस्क्रिप्शन मिलता है। विर्जिल की बुक अनियड का भी वहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है उस टेम्पल के अंदर। आगे क्या है कि रेस्ट ऑफ द बुक पोर्ट्रेज डाइडा बिट्रियल फॉर इनियस। मतलब कि आगे की रेस्ट ऑफ द बुक में क्या दिया गया है कि किस तरह जो डाइडो है वह इनियस से मिलती है और किस तरह जो इनियस है वो डाइडो को बिट्रे करता है। सो आगे सेकंड बुक शुरू करने से पहले मैं आपको इनकी स्टोरी बताऊंगी कि कैसे ये लोग एक दूसरे से मिलते हैं। सो स्टोरी में क्या है कि जो इनियस है, इनियस और कुछ लोग इटली जा रहे होते हैं, बट वो किसी तरह से कार्थेज नाम का एक प्लेस है, कार्थेज पहुंच जाते हैं। कार्थेज नॉर्थ अफ्रीका की एक सिटी है। सो इटली जाते जाते वो किसी वजह से, यहाँ पर वजह अच्छे से मेंशन नहीं की हुई, तो इसीलिए किसी वजह से वो कहाँ पर पहुंच जाते हैं, नॉर्थ अफ्रीका की एक सिटी है जिसका नाम है कार्थेज। वो कार्थेज नाम की सिटी में पहुंच जाते हैं। और जब वो कार्थेज पहुंचते हैं उस समय कार्थेज में क्वीन डाइडो वहाँ पर रूल कर रही थी। क्वीन डाइडो वहाँ पर रूल कर रही होती हैं। कार्थेज में रहते हुए जो इनियस है वह डाइडो के प्यार में पड़ जाता है और उससे काफ़ी सारे झूठे वादे भी वो करता है। जब वो प्यार में पड़ जाता है तो वो डाइडो से काफ़ी सारे वादे करता है जो कि फॉल्स प्रॉमिसेस होते हैं। और कुछ समय वहाँ बिताने के बाद वो कार्थेज छोड़ने का निर्णय कर लेता है और वह इटली चला जाता है। इनियस है जो वो इटली चला जाता है। जब डाइडो को इनियस के बिट्रेयल को के बारे में पता चलता है तो वह उसके बिट्रेयल को सहन नहीं कर पाती और जो डाइडो है वो पता लगाती है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। जब इनियस के बारे में पता लगाती है तो सर्च करने के बाद उसे पता चलता है कि जो इनियस है वह डाइडो को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका है। सो इस सदमे को जब वो सहन नहीं कर पाती तो वो खुद को स्टैब कर लेती है, खुद सुसाइड कमिट कर लेती है। जो इनियस है दूसरी तरफ वह इटली पहुंच जाता है। वहाँ पर जाकर वो काफ़ी सारी बैटल्स हैं उनको विन करता है और लिविनिया नाम की जो लड़की है वह लिविनिया नाम की लड़की से शादी कर लेता है। जो इटली में जिनके साथ बैटल हुई थी, जब ये जो इनियस था ये उस बैटल में जीत जाता है तो उस समय के वहाँ के जो राजा थे उनकी बेटी है लिविनिया, उनकी बेटी से वह शादी कर लेता है। इसके बाद क्या होता है, जो ड्रीमर है वह टेम्पल से बाहर आता है और ख़ुद को एक वीरान जगह पर पाता है। क्योंकि ये चीज़ जब लिविनिया से वो शादी कर लेता है ये चीज़ ड्रीमर को बड़ी अजीब लगती है, तो इसीलिए जो ड्रीमर है वह टेम्पल से बाहर आता है और वह अपने आसपास देखता है, पता करने की कोशिश करता है कि एग्जैक्टली वो किस स्थान पर है। जब वो खुद को देखता है उसे अपने आसपास ना तो कोई घर दिखाई देता है ना कोई इंसान दिखाई देता है और वो देखता है कि वो तो एक बिल्कुल ही वीरान जगह पर खड़ा हुआ है। तो उस समय ये जो ड्रीमर है वह भगवान से प्रे करता है और स्काई की ओर देखता है। जब वो स्काई की तरफ देखता है तो उसे ऊपर एक गोल्डन कलर का ईगल दिखाई देता है अपनी तरफ आता हुआ।
याद रखना है किस बर्ड की यहाँ पर बात की गई है, ईगल की बात की गई है। सो वो ईगल को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं और यहाँ पर हमारी जो ये फर्स्ट बुक है वो ख़त्म हो जाती है। सो यहाँ पर मैंने आपको इनियस और डाइडो का जो लव स्टोरी थी वो भी आपको बताई है, कैसे ये मिलते हैं और किस तरह जो डाइडो है वो उसको जो इनियस है वो बिट्रे करता है और कैसे वो खुद को स्टैब कर लेती है। सो ये है हमारी बुक 1। अब हम मूव करते हैं हमारी बुक 2 पर। बुक 2 में क्या होता है, बुक 2 में क्या होता है कि जो नरेटर है, नरेटर इज़ कैरिड बाय एन ईगल। बुक 2 में क्या हो रहा है कि जो नरेटर है इज़ कैरिड बाय एन ईगल विच स्पीक्स टू हिम इन अ ह्यूमन वॉइस। जो ईगल है, जो फर्स्ट बुक में ईगल आया था, वो ईगल नरेटर के पास आता है और वो आकर जो ईगल है जब वो नरेटर के पास आता है वो नरेटर को अपने साथ लेकर स्काई में उड़ने लगता है। और जब वो उसको लेकर स्काई में जाता है तो वह नरेटर से बात करता है। किस वॉइस में बात करता है, ह्यूमन वॉइस में बात करता है। जैसे इंसान एक दूसरे से बातें करते हैं उसी आवाज़ में, इंसानों की आवाज़ में जो ईगल है वह नरेटर से बात करता है। एंड अश्योर हिम दैट जुपिटर हैज़ डिसाइड टू रिवॉर्ड हिम बाय सेंडिंग हिम टू द हाउस ऑफ फेम। और वो जो ईगल है वो नरेटर को एश्योर करता है कि मुझे यहाँ पर गॉड जुपिटर ने भेजा है और उन्होंने आपको रिवॉर्ड के तौर पर हाउस ऑफ फेम भेजने का फैसला किया है। ये ओवरव्यू है सेकंड बुक का। अब मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में बता देती हूँ कि एग्जैक्टली सेकंड बुक में क्या था। सो सेकंड बुक में क्या होता है कि जो ईगल है, जो कि फर्स्ट बुक में जिसका डिस्क्रिप्शन दिया गया था, वो नरेटर को अपने साथ लेकर जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि वो उसको लेकर नरेटर को लेकर स्काई में उड़ना शुरू कर देता है। वह नरेटर को बताता है कि नरेटर को ईगल से डरने की ज़रूरत नहीं है और अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। और उसको क्या कहता है कि मैं तुम्हें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ही विल इंजॉय दिस एडवेंचर, कि मैं तुम्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि ये जो एडवेंचर है तुम मेरे साथ जा रहे हो, तुम इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे। इस बात पर जो ईगल है, ईगल नरेटर को बताता है कि उसको जुपिटर के द्वारा भेजा गया है। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो नरेटर है वह एक पुअर मेकर है, लव वर्सेस में बड़ा ही पुअर है। मतलब कि जो लव वर्सेस ये नरेटर लिखता है, लव पोएम्स लिखता है, उसकी कोई खास नॉलेज नरेटर को नहीं है। बट फिर भी वो कंटिन्यूसली जुपिटर का जो ग्रैंडसन है क्यूपिड, उसकी सर्विस में लव पोएम्स लिखता रहा है। सो उसी चीज़ का रिवॉर्ड देने के लिए, उसी ईमानदारी का, उसी कंटिन्यूटी का रिवॉर्ड देने के लिए जो जुपिटर है वो ईगल को भेजता है, ताकि जो ईगल है वो नरेटर को ये जो द हाउस ऑफ फेम है वहाँ पर लेकर जा सके, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी तरह की जो लव स्टोरीज़ हैं वो सुनाई जाती हैं। उनको सुनकर शायद जो नरेटर है उसको लव के बारे में थोड़ी नॉलेज मिले और वो पहले से अच्छी लव पोइम्स लिखना शुरू कर दे। सो आगे क्या होता है कि इन द हाउस ऑफ फेम सीज द ईगल। जो हाउस ऑफ फेम में जो ईगल है वो क्या कहता है, द ड्रीमर विल हियर एवरी मैनर ऑफ लव स्टोरी, कि जो वो हाउस ऑफ फेम है वहाँ पर जो ड्रीमर है उसको हर तरह की लव स्टोरी सुनने को मिलेगी। वहाँ पर ट्रेजिडीज स्टोरीज उसको सुनने की मिलेंगी। मतलब कि इस अर्थ पे जितनी भी स्टोरीज हैं, चाहे वो सुख है चाहे वो दुख है, हर तरह की स्टोरी नरेटर को द हाउस ऑफ फेम में सुनने को मिलेंगी। आगे क्या है, वो लोकेशन की बात करता है कि जो हाउस ऑफ फेम है वो कहाँ पर लोकेटेड है। वो अर्थ के, सी के और हेवन, इन सब के बीचों बीच हाउस ऑफ फेम लोकेटेड है। कहाँ पर लोकेटेड है, इन द सेंटर ऑफ अर्थ, सी एंड द हेवन। आगे क्या है, जो ईगल है वो कहता है कि अब हम सभी बातों को छोड़ देते हैं, तुम किसी तरह की चिंता मत करो, तुम्हें कोई हार्म नहीं होगा, उन सब बातों को हम पीछे छोड़ देते हैं। अब हम अपने बारे में बात करेंगे, अब हम अपने एंटरटेनमेंट के बारे में बात करेंगे। यह कहकर जो ईगल है वो नरेटर को बोलता है कि तुम ऊपर से, आसमान में से नीचे की किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करो तो, और मैं तुम्हें
बताऊंगा कि वो जो चीज़ जिसको तुमने पॉइंट आउट किया है उसका डिस्टेंस स्काई से कितना है, मतलब मैं उसके डिस्टेंस के बारे में तुम्हें बताऊंगा। ऊपर से तुम्हें जो भी चीज़ दिखती है तुम मुझे जस्ट पॉइंट आउट करो, मैं तुम्हें उस चीज़ के बारे में अच्छे से बताऊंगा और उसके डिस्टेंस के बारे में भी बताऊंगा। उसके बाद क्या होता है कि जब जो नरेटर है वो नीचे देखता है तो उसे नीचे कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो आसमान में बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ रहे होते हैं, इसलिए वो मना कर देता है कि आई एम नॉट एबल टू सी एनीथिंग। यह बात सुनकर जो ईगल है वो और ज़्यादा आसमान में ऊपर उड़ना शुरू कर देता है। जो नरेटर है वो उसको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है और वो भगवान की बनाई हुई, भगवान की जो क्रिएशन है उसको देखकर बड़ा ही ज़्यादा हैरान होता है। आगे क्या होता है, जब वो हाउस ऑफ फेम के पास पहुंचते हैं तो उन्हें एक अजीब रोर सुनाई देती है, तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं और उस चीज़ पर जो ईगल है वो नरेटर को बताता है कि अब हम हाउस ऑफ फेम के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जितनी भी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं ये दुनिया में जो भी लोग हैं जो भगवान से कुछ मांगते हैं, भगवान को कुछ कहते हैं, उन सब की ये आवाज़ें यहाँ पर सुनाई देती हैं। आगे क्या है कि उसके बाद यह बताकर जो ईगल है वह ड्रीमर को हाउस ऑफ फेम के पास जो स्ट्रीट है वहाँ पर छोड़ देता है और अपने रास्ते को वापस चला जाता है। जब ईगल ने ड्रीमर को हाउस ऑफ फेम के पास छोड़ दिया है तो उसके बाद जब ईगल वहाँ से चला जाता है तो वहीं पर हमारी जो सेकंड बुक है वो ख़त्म हो जाती है। अब हम अपनी थर्ड बुक की तरफ मूव करते हैं। थर्ड बुक में क्या है, he reaches the house of fame and meets the goddess fame। थर्ड बुक में क्या होता है, जो नरेटर हाउस ऑफ फेम पहुंच जाता है और वहां पर पहुंचकर वो किन से मिलता है, गॉडेस फेम से मिलता है। ये इसका ओवरव्यू था। अब मैं आपको डिटेल में थोड़ी जो स्टांजा है, थर्ड बुक है हमारी, उसकी भी समरी थोड़ा डिटेल में मैं आपको बता देती हूँ। थर्ड बुक में क्या होता है, जो ड्रीमर को जो ईगल है वो छोड़कर चला जाता है तो उसके बाद जो ड्रीमर है वो हाउस ऑफ फेम की तरफ चलना शुरू कर देता है। और ये जो हाउस ऑफ फेम है इट इज़ लोकेटेड ऑन अ हाई रॉक विच ही बिगन्स टू क्लाइम। मतलब क्या हुआ कि ये जो हाउस ऑफ फेम है एक वो बहुत ही ऊंची चट्टान के ऊपर है जिसको कि ड्रीमर चढ़ना शुरू कर देता है। यहाँ पर एक बात जो नोट करने वाली है वो क्या थी कि ये जो रॉक है वह किसी पत्थर की बनी हुई नहीं होती, वह किसकी बनी हुई है, आइस की बनी हुई है। वो जो चट्टान है वो आइस की बनी हुई चट्टान है, बर्फ़ की बनी हुई है। आगे क्या है कि और जो हाउस ऑफ फेम जिस चट्टान के ऊपर है उस चट्टान के ऊपर रिसेंट और एनिशिएंट टाइम में जितने भी पॉपुलर, जितने भी फेमस लोग हैं उनके नाम उस चट्टान के ऊपर लिखे गए हैं। ये सब देखने के बाद जो नरेटर है वो उस ब्यूटीफुल हाउस ऑफ फेम में एंटर करता है जिसको अच्छे से डेकोरेट किया गया है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा है। उसके अंदर जो नरेटर है वो एंटर करता है, वो देखता है। जब वो एंटर करते हैं, जो ड्रीमर है वो हाउस ऑफ फेम में एंटर करता है, वो देखता है कि वहाँ पर हर तरह के म्यूजिशियन हैं, जितने भी म्यूजिशियन हैं वो सब वहाँ पर खड़े हुए हैं। और उसके अलावा जितने भी म्यूजिशियन आज तक हुए हैं, जितने भी फेमस म्यूजिशियन जादूगर हुए हैं, वो सब भी हॉल ऑफ फेम में खड़े हुए हैं। जो ड्रीमर है वह आगे जो हाउस है, हाउस को अच्छे से एक्सप्लेन करता है, वहाँ पर कौन कौन थे, किस तरह से हाउस ऑफ फेम को डेकोरेट किया गया था, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब ड्रीमर एक्सप्लेन करता है। और वो आगे और क्या बताते हैं कि वहाँ पर आज तक जितने भी ग्रेट पोइट्स हुए हैं, जैसे कि विर्जिल का वो डिस्क्रिप्शन देता है कि विर्जिल जैसे जितने भी ग्रेट पोइट हुए हैं वो सब वहाँ पर हॉल में खड़े हुए हैं और अपनी अपनी पोएम्स का जो सब्जेक्ट मैटर है उसको डिस्कस कर रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट वहाँ पर किया जा रहा है। आगे जो नरेटर हैं वो बताते हैं कि ये जो लोग जो फेमस हुए हैं उनके फेमस होने के पीछे कोई रियल रीज़न या कोई ख़ास विर्च्यू नहीं है, वो किसी भी कारण से वहाँ पर फेमस हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों के अंदर ये ख़ास रीज़न या ये ख़ास विर्च्यू होगा तभी वो वहाँ पर जाकर फेमस होंगे, कहते ऐसा कुछ भी नहीं था। आगे जो ड्रीमर है वो बताते हैं, वो अपने साथ खड़े हुए एक पर्सन है उनको वो बताते हैं कि ही न्यू दैट पीपल डिज़ायर्ड फेम।
अपने पास खड़े हुए पर्सन को, जो ड्रीमर है, वो बताते हैं कि मुझे ये तो पता था कि जो लोग होते हैं वो डिज़ायर, वो फेम की इच्छा रखते हैं, वो फेमस होना चाहते हैं, बट ही हैड नेवर नोन द ट्रू नेचर ऑफ फेम बिफोर दिस डे। कहते बट आज से पहले मुझे फेम एग्जैक्टली होती क्या है, किस तरह की होती है, वो नहीं पता था, बट यहाँ पर आकर आज मुझे पता लगा है कि एग्जैक्टली फेम कैसी होती है। यह सब कहने के बाद जो ड्रीमर है वो हाउस ऑफ फेम से बाहर आ जाता है, और इस टाइम पे a man of great authority appears and the unfinished book ends। और इस टाइम पर आकर क्या होता है, जब ड्रीमर घर से बाहर आ जाता है, होल से बाहर आ जाता है, तो वहाँ पर जाकर वो एक इंसान से मिलता है जो कि काफ़ी अथॉरिटेटिव लग रहे थे। उस इंसान से जब वो मिलता है, उसके बाद ये जो थर्ड बुक है ये यहीं पर ख़त्म हो जाती है, बिकॉज़ ये एक अनफिनिश्ड बुक है, ये याद रखनी है। थर्ड बुक जो है वो अनफिनिश्ड है। सो यहाँ पर आकर ये बुक ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आगे क्या होता है उसका हमें कुछ भी नहीं पता है। सो इसके बारे में मैंने आपको तीनों बुक्स की समरी बता दी है। सो आगे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ। वो क्या है कि पोएम कैरीज इन्फ्लुएंसेस ऑफ बोकाशियो, ओविड, विर्जिल्स अनियड एंड दांतेस डिवाइन कॉमेडी। कि ये जो बुक है ये कौन कौन से वर्क से इन्फ्लुएंस हुई है वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, कि कौन कौन से ऐसे राइटर थे जिन्होंने द हाउस ऑफ फेम बुक को इन्फ्लुएंस किया है। तो वो राइटर कौन कौन थे? बोकाशियो, ओविड, विर्जिल एंड दांते। विर्जिल की कौन सी बुक ने इन्फ्लुएंस किया है? अनियड ने। एंड दांते की बुक है जिसका नाम है डिवाइन कॉमेडी, वहाँ से भी ये जो बुक है वो इन्फ्लुएंस हुई है। एक तरह से हम कह सकते हैं, अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ द हाउस ऑफ फेम, तो आप वहाँ पर क्या लिख सकते हो? बोकाशियो, ओविड, विर्जिल्स अनियड एंड दांतेस डिवाइन कॉमेडी। इनमें से कोई भी ऑप्शन आता है आप उसको चूज़ करोगे तो वो आपका सही होगा। सो गाइज़, आज की वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगी। हाउस ऑफ फेम के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स हमें पता लग गई हैं, समरी मैंने तीनों बुक्स की आपको बता दी है, इसका इंपॉर्टेंट सोर्स आपको पता लग गया है। इसके अलावा आपको नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जितनी डिटेल आपको चाहिए थी मैंने उससे ज़्यादा ही आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। सो आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी, सब कुछ ये पोएम अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज।